बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। हमारे मुआशरे में मियाँ बीवी की अलहदगी, तलाक और खुला के बाद जहाँ दोनों की जिंदगी पर बहुत नाखुशगवार असरात मुरतब होते हैं, वहाँ पूरा खानदान भी इस फैसले के बाद टूट फूट का शिकार हो जाता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर होता है जिनका ना तो कोई कसूर होता है और ना ही वो इस सिलसिले में किसी से कोई सवाल कर सकते हैं। तलाक के बाद बच्चों को नफसियाती बीमारियों से बचाने और उनकी शख्सियत को मजबूत बनाने में उनके माँ बाप ही बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। वो उन्हें बता सकते हैं कि ऐसे बच्चों को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए जिनके वालिदैन उनके पास नहीं होते या उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे होंगे और गर्मी से अपने बचाव के लिए अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हसास टॉपिक है और ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसी जड़ है जिस तक पहुंचना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब शादियां होती हैं, शादियां कई साल चलती हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो शादी किसी भी वजूहात की वजह से, हो सकता है जायज़ वजूहात की वजह से, जब नहीं आपस में प्रॉब्लम हो जाती हैं और डिवोर्स हो जाती है, तो पेरेंट्स जो हैं वो तो अलहदा हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को देखते हुए, अपने बच्चों के अच्छे करियर की वजह से, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर की वजह से, अपने बच्चों की अच्छी मेंटल हेल्थ की वजह से आपस में कोऑपरेट करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अगर सेपरेशन भी होगी, डिवोर्स भी होगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि वो जब भी अपने बच्चों से मिलें, स्पेशली बाप, तो उनको अच्छा क्वालिटी टाइम दें। आपने देखा होगा अक्सर खबरें आपको दिखाते हैं जिसमें आता है अदालत में, और जब अदालत से बाहर निकलते हैं आप, तो वहाँ पर बच्चे बिलबिला रहे होते हैं बाप के पास जाने से या फिर बाप माँ के पास जाने से, और कैसे वो लड़ाइयाँ होती हैं। इन बच्चों ने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी हैं। सिर्फ वही नहीं कि जहाँ पर माँ बाप की डिवोर्स हो जाती है, बल्कि वो बच्चे जो कि पूरी अपनी लाइफ में अपने माँ बाप की लड़ाई देखते हुए आ रहे होते हैं, उन बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या कुछ होता है ऐसे बच्चों के साथ और क्या कुछ हमें करना चाहिए? स्पेशली हम एज ए सोसाइटी, हमने एक चीज़ मैंने नोट की है, हम लोग किसी को पर्सनल सवाल पूछते हुए ना बिल्कुल भी इसमें बुराई नहीं बनाते। किसी के खातून को देखेंगे कि जी अगर उनकी डिवोर्स हुई है, या फिर बच्चे किसी बच्चे से मिलेंगे जिनके पता है कि पेरेंट्स में डिवोर्स हुई है, हम उनसे फ़ौरन पूछते हैं, अच्छा आपके माँ बाप में डिवोर्स क्यों हुई थी? अच्छा आप अपनी अम्मी के पास रहते हैं, अपने अब्बू के पास रहते हैं? अच्छा ये बताएं, आपकी अम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं या आपके अब्बू आपको पॉकेट मनी देते हैं? अच्छा अब्बू आपसे मिलने तो ज़रूर आते होंगे, सैटरडे को लेके जाते हैं, संडे को लेके जाते हैं? अच्छा आपके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है, आपकी सौतेली माँ तो आपके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। इतने सवालात हम बौछार कर देते हैं कि वो बच्चा बाहर निकलते हुए डरता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको किसी ऐसी वजह से जज किया जा रहा है जिसमें उस बच्चे का अपना कोई कसूर ही नहीं है। मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका आपसे तारुफ कराती चलो। हमारे साथ यहाँ पर माइंड साइंटिस्ट मौजूद हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं और फिर दिमाग के काफ़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते हैं। डॉक्टर मुइज़ के लिए ज़ोरदार तालियाँ। दिमाग के साथ साथ जिस्म के भी बहुत ख्याल रखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी बीमारियों से आप अपना इलाज कर सकते हैं बहुत अच्छी मेडिटेशन के थ्रू। बहुत अरसे बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है और मेरे यहाँ पे होते पहली बार यहाँ पे इनसे मुलाकात हो रही है। योगी वजाहत, बहुत सारी बातें, और क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो सोसाइटी को नोट कर रहे होते हैं, वो सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको पता है कि हमारी सोसाइटी की मेन और अहम प्रॉब्लम क्या है। हमारे साथ अंबर जी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट से आलिया सारिम, और आलिया भाभी आज हमारे लिए बहुत सारी ऐसी मिसालें भी लेकर आई हैं और इस्लाह कैसे की जाए,
क्योंकि आज हमारा मेन जो है वो है फोकस है वो इस्लाह पे है। और साथ में हमारी एक और यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो बाहर मौजूद हैं, लॉयर हैं और बहुत अच्छे तरीके से कानूनी पेचीदगियों को समझती, हाँ मैं अटक गई थी, उनको समझती हैं। शुमाइला नकवी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, आइए जी, बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सबसे पहले, अब खैर क्योंकि जब हमने बात की सोसाइटी की, अच्छा उसमें मैं चाहूँगी मैं अमर जी सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूँ। बीइंग अ सिंगल पेरेंट आपको कितना मुश्किल लगता है? कि देखिए आप तो माशाल्लाह से बहुत, हमने आपको जब भी देखा हंसते मुस्कुराते देखा और अल्लाह करा हम मुस्कुराते रहें। पीछे तो हर बंदे की ज़िंदगी में टेंशन्स होती हैं। आपने कितना देखा कि बच्चे मेंटली तौर पे सफ़र करते हैं? क्योंकि चाहे सब कुछ अच्छा जा रहा हो, माँ बाप अच्छे से अच्छा दे रहे हों, लेकिन लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एग्जैक्टली बेसिकली सबसे पहले तो ये यारी मैं ज़रूर बात कहूँगी, क्योंकि बहुत अक्सर औकात लोगों को पता नहीं चलता पेरेंट्स को कि बच्चे फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, जो कि आप बता सकते हैं कि ये अनकंफर्टेबल है, और कुछ बच्चे ऐसा ले लेते हैं जो वो अंदर अंदर रखते हैं, बैक ऑफ द माइंड, लेकिन फील तो होता होगा। देखो ये तो हो ही नहीं सकता ना फील हो। एक आपका एक घर का माहौल है जहाँ पे बाप भी है माँ भी है, उनमें अगर सेपरेशन हो जाए तो एक घर का माहौल, आपका चेंज, हर चीज़, इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल, उस वक्त तो शायद वो अगर माँ के फेवर में है तो वो, क्योंकि सिचुएशन बच्चा देखता है, बिल्कुल क्या चल रहा है घर में, क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ सिंपथीज हैं। डिफरेंट केसेस हैं डाइवोर्स के, इसमें तराजू में नहीं कर सकते। लाइक मेरे केस में मेरे बच्चे ऑब्वियसली मेरे साथ थे, और कभी भी शायद अगर ये बात होती ना कि खुदा ना खास्ते कि भाई बच्चे, तो वो तो खैर नहीं, बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। कुछ माएँ मैंने अभी भी देखा है जो कि बच्चों को ये समझती हैं कि बाप के हवाले करके चली जाती हैं, ताकि सारी जिम्मेदारी बाप ही उठाए और पता चले। बिल्कुल इन डिफरेंट केसेस, अगर दूसरी शादी कर लेंगे सब चीज़ें। लेकिन मेरे केस में तो खैर अलग है। मेरे बच्चों ने मेरा से बहुत साथ दिया, और मैंने हमेशा ये सोचा, क्योंकि ये चीज़ें हैं आपकी आपस में नहीं बनी, कोई एक कंक्लूजन नहीं होता, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप हर घर की एक अलग कहानी है, आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। बिल्कुल। लेकिन एक ज़रूर ये होता है कि बच्चों पे कभी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब बाप से मिलना है बाप मिले, ख़ानदान से। मैं अपने ससुराल से, एक्स ससुराल से अभी भी मुस्तकिल अपने सास ससुर के घर जाके रही हूँ, यानी इतना मेरा उनसे रख रखाव है, मुझे अभी भी अपनी बेटियों की तरह, क्योंकि उन्होंने एक बहू नहीं, उन्होंने एक बेटी को लाया, और उनको वही चीज़ एक मिली जो मैंने उनको माँ बाप वाला दिया। तो आपकी एक अपनी कम्युनिकेशन भी होती है एज अ पर्सन, कि किससे आप कितने लेवल पे रखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो वो इतने बदसूरत तरीके से ख़त्म किया जाता है, मिलते भी कि एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। आप लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी मिसालें देखती होंगी कि और जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है फिर अल्लाह माफ़ करे बददुआएं देने लग जाते हैं कि अल्लाह करे मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये बड़ी गंदी चीज़ है हमारी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है, बहुत मेजॉरिटी केसेस में कि लोग नहीं मिलते लिटरली उसमें। मगर ये तमाम पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि चाहे आपकी ना बने, ठीक है ना, हालात होते हैं, क्या है, किस्मत होती है आपके साथ, ये नहीं कि आप में ख़राबी है, कुछ सर्कमस्टांसेस। लेकिन बच्चों को बिल्कुल सास ससुर भी वो भड़काते हैं, ना मिलवाओ माँ से, या बाप से ना मिलवाओ, या लड़की के पेरेंट्स के ले लेगा, तो ये खौफ नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी के जब अलग हो, इनको होने चाहिए हमारी बनी नहीं बनी, बच्चे ज़रूर बाप के पास भी रहे, माँ के पास भी आए, सारा उसको होना, मतलब एक फैमिली, क्योंकि इंसानियत इसी का नाम है। अच्छा अम्बर जी, सिर्फ ये नहीं कि जहाँ सेपरेशन होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे जब लड़ाई, जब माँ बाप, बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं बनी, घर में बच्चे बहुत तेज होते हैं, बच्चों में डिप्रेशन भी होता है, ठीक है ना। हम जब पढ़ते थे तो ये था कि जब मैं शो आपने चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व की बच्चों में पहले को, जैसे हाँ एक स्टेज होती है बच्चे की, एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है, जब वो उसमें आप एक 13-14 ईयर्स के अंदर, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि वैसी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, एंड प्लस घर का माहौल, तो वो चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। लेकिन उस वक्त शायद नहीं नोट किया था कि ये वजूहत है, लेकिन घर का माहौल हर वक्त किट किट, कौन क्या कर रहा है, माँ कितने स्ट्रेस में है, माँ कितने पेन में है, नेचर, कुछ बच्चे नरम दिल, लेकिन अफेक्ट होता है। तो आपके बच्चे डिफेंसिव मोड में थे या चुप हो गए थे? क्योंकि चुप हो गई थी, मतलब नॉट
اوور آل بیکاز ناٹ بیکاز آف لڑائی جھگڑا, لیکن یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ ہر وقت ایک ہوتا ہے نا پیرنٹ باپ کا کہنا کرنا, گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے, وہ آ گئی تھی تھوڑا بہت اس میں, لیکن اس کو اتنا مجھ پہ تھا, مطلب میں نے ہمیشہ بچوں کو اپنے دوستوں کی طرح رکھا ہے, تو ایک ہوتا ہے نا کانفیڈنس لیول, وہ شاید نیچرلی میرے اندر ہے کہ میں کاؤنسلنگ اپنی بھی خود کرتی ہوں, اس کو بھی سمجھا کے, اور ابھی تک اس کو یہی ہے, کوئی بھی چیز ہوگی مما یہ, پھر میں سمجھاتی ہوں یوں نہیں, دس از ناٹ دی اینڈ آف دا لائف, تو وہ چیز ایک ہے. تو اللہ کا شکر ہے باپ سے ملتے ہیں جاتے ہیں, مطلب کہ جایا کرو, خدا کے لیے پلان بنایا کرو, ہر وقت میرے ساتھ نہیں, تو یہ چیزیں بہت اچھا امپیکٹ. اچھا ڈاکٹر موئز آپ مجھے بتائے گا کہ دیکھیں صرف یہی نہیں ہے کہ بچہ ماں باپ میں سپریشن ہوئے تو ہی بچے جو ہے وہ ڈپریشن یا پھر ایسی شکاروں کے چپ کر جائیں, یا پھر ڈیفینسو بچے, کچھ بچے ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. بہت ساری ایسی شادیاں جو کہ کامیاب ثابت نہیں ہوتی, پھر بھی وہ دونوں چوز یہی کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ طلاق ہو گئی تو آگے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی, اسپیشلی بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی, تو وہ رہتے تو ایک ہی گھر میں ہیں, لیکن ان کے اندر لڑائیاں, وہ جو چیخم چلی جو سب چیزیں ہوتی ہیں, اس سے بھی بچہ بہت مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. پہلے تو بچوں سے پہلے اس رشتے کو سمجھیں جس کی وجہ سے بچے دنیا میں آتے ہیں, یعنی میاں بیوی کا رشتہ. یہ دنیا کا واحد مضبوط اور دنیا کا واحد کمزور ترین رشتہ ہے. ایک لفظ 3 دفعہ بولنے سے یہ قائم ہوتا ہے اور ایک لفظ 3 دفعہ بولنے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا رشتہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. اب مسئلہ سارا ایک چھوٹی سی سٹوری تھی کہ 2 بچے جو تھے, ان میں سے ایک بچہ جو تھا, ایک بیٹا جو تھا, وہ شرابی بن گیا. اس کی سائیکو انالیسس کرائی گئی کہ بھئی شراب کی طرف کیوں آیا, تو ایک عجیب غریب حقیقت پتہ چلی کہ یہ دونوں بیٹے جو تھے ان کا باپ شراب پیتا تھا. دونوں نے اپنے باپ کو بچپن سے شراب پیتے ہوئے اور شراب کی حالت میں ہنگامہ کرتے ہوئے دیکھا. ایک بیٹا بڑا ہو کے شرابی بن گیا, ایک بیٹا بڑا ہو کر اس نے شراب کبھی زندگی میں نہیں پی. اب دونوں نے شراب پیتے ہوئے باپ کو دیکھا, فرق کیا ہوا, ایک نے شراب پی, ایک نے کبھی نہیں پی. پرسپیکٹو, اصل چیز ہم جو پرابلم ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چیزوں کو مختلف زاویوں میں دیکھنے کا ہنر نہیں سکھاتے. یعنی اگر ماں باپ لڑ رہے ہیں تو لڑائی ہونا ایک فطرتی عمل ہے, کیونکہ ایک چھت کے نیچے 2 لوگ جب رہتے ہیں تو نظریات میں فرق ہوتا ہے, لائکس ڈس لائکس چوائسز میں فرق ہوتا ہے, تو اختلاف ہونا لازمی. اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دشمن ہو جاؤ گے. ہم بچوں کو یہ چیز نہیں سکھاتے. پرابلم ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے, کیونکہ اس کو اسٹرینتھ چاہیے, طاقت چاہیے. ماں بچوں کو اپنی طرف ملا کے باپ کے خلاف کرتی ہے. جب باپ کے خلاف کرتی ہے تو بچوں کے اندر باپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی ریلیشن شپ میں جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ نفرت ابھر کے ان کی ایک الگ زاویے سے سامنے آتی ہے. اچھا, یہ بات بلکہ ہم آگے بھی اس کو بڑھائیں گے, لیکن ابھی کالر ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ وہ جو بچوں کے اندر وہ جو ایک نفرت کا جو بیج ہم بوجھ دیتے ہیں, پھر وہ ہر ایک رشتے کو اسی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز شہباز بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی مسز شہباز, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں ایسے یہ پوچھنا چاہوں گی, میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں اور میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں. جی جی. اور ہمارے گھر میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ میرے ہسبینڈ تو الحمدللہ وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ان کے دادا دادی ہیں گھر میں, ان کا کچھ بہیو اس طرح کا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ میں بتا نہیں سکتے. وہ بچوں کے ذہن پہ اس قدر اثر ہو چکا ہے نا, میں ان کو جس طرح مرضی سمجھاؤں کہ آپ ان سے پیار سے بات کریں, جس طرح بھی بات کریں, لیکن بچے میرے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں انہوں نے مجھے اس طرح بولا, انہوں نے مجھے اس طرح بولا, خود کو اس طرح بولتی ہیں. لیکن میں ان کا ذہن اتنا واش کرتی ہوں کہ نہیں بیٹا وہ پڑھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. لیکن وہ بڑا بچہ جو میرا ماشاءاللہ سے 7 سال کا ہے, لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتا. وہ بھی اس طرح الٹا اسی طرح بدتمیزی سے بولتا. اچھا, کیا بچے کو ذرا ڈانٹتے ہیں یا بچے کو آپ کے خلاف جو ہیں ماں باپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ کیا عمومی طور پہ ویسے کیا باتیں کرتے ہیں اس بچے سے؟ بچے کے ساتھ جی جی. نہیں, وہ اکثر جیسے یہ لڑائی ہو جائے, بچے ماشاءاللہ بیٹھے وہ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے کیا بول رہے ہیں. بالکل بالکل. میاں بیوی کی اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ بچوں کے اثر انداز ہو جائے. تھوڑے ہلکی پھلکی نوک جھوک جو ہوتی ہے بس وہی ہوتی ہے. وہاں وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. ہاں جی, وہ ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن وہ جو مس بہیو ہے نا ان کی جو دادی اماں ہے, وہ کچھ اس طریقے سے بول جاتی ہیں نا
कि वो बच्चों को बदवाएं भी दे जाती है। सही सही, चलिए हम आपके बिल्कुल इस मसले पे बात करेंगे, आप शो देखते रहिए। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? रुबीना अभी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी रुबीना जी, क्या शेयर करना चाहेंगी? बस यही बताना था आपको कि ये अगर कोई आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं लेकिन इनकी तकलीफ अगर डीपली एक एक पल कोई जान ले शायद वो जीना ही छोड़ दें। जो वालिदैन करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, आपकी अलग हो जाते हैं। रुबीना जी, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप एक तरह से विक्टिम रहेंगे। रुबीना जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ, आई होप कि रुबीना जी जो आपने हमें कॉल की तो आपकी इसी बात के थ्रू कहीं ना कहीं आपने कथारसिस भी किया, क्योंकि आप अपनी आवाज़ से, क्योंकि जिस तरह से उतनी डीपली बात कर रही थी तो उनकी आवाज़ सुन के लग रहा था। डॉक्टर मुनीस, आप तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग आवाज़ से लगा। और ये जो बात इन्होंने की है, मैं 2-3 जुमले सिर्फ कहता चलूँ फिर आगे चलते हैं। ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, इसके अंदर एक चीज़ याद है कि मौला अली का एक कॉल है, हमेशा मैंने उसे बड़ा देखा है ज़िंदगी के अंदर, रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते। बिल्कुल। अगर किसी रिश्ते में एहसास ख़त्म हो जाए, अभी आपने बात की कि भाई बच्चों की वजह से माँ बाप शादी को निभाते हैं, उसमें होता क्या है? देखिए, अल्लाह ताला ने तलाक़ को नापसंद किया है मगर इजाज़त है। दीन इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें तलाक़ की इजाज़त है। ना क्रिश्चियनिटी में तलाक़ है, ना हिंदुइज़्म में तलाक़ ही नहीं। वजह क्या है? वजह है कि बनाने वाला मालिक जो हमारा है वो जानता है, हमारी साइकी उसने वो जानता है कि अगर 2 लोग एक छत के नीचे रहते हैं और इतनी तलखी बढ़ जाती है कि नई नस्ल जो आने वाली, जिसने आगे जाके इस दुनिया को चलाना है, उसके अंदर ही तलखी पहुंचती है तो उनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि अगर तलखी बहुत ज़्यादा हो तो दोस्ताना तरीके से अलग हो जाए। हम नहीं अलग होते, हम लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, तोहमतें, इल्ज़ाम करके अलग होते हैं और बच्चों को बांटते, बच्चे की पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये माँ बाप नहीं समझते इस बात को, इसीलिए शादी के 2 साल तक तो प्लीज़ बच्चे पैदा मत करें। पहले देखें कि आप समझ सकते हैं एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो फिर सब्र और बर्दाश्त के साथ रिश्ता निभाएं। और अगर नहीं निभ रहा तो फिर मैं एडवोकेट नहीं कर रहा इस चीज़ को, मगर अगर मसला बढ़ जाता है तो फिर अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, सबके साथ कॉल लेके फिर जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज़ नईम बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज़ नईम, क्या लगता है आपको कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं या सेपरेशन हो जाती है, उन बच्चों पे आप कितना देखती हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है, कितना असर होता है? उन पे बहुत ज़्यादा उनके कॉन्फिडेंस लूज होता है, उनमें खुद में एतमादी नहीं रहती, और सबसे बड़ी बात वो हर रिश्ते से कट डाउन हो जाते हैं। उन्हें ना अपना ननिहाल अच्छा लगता है, ना अपना ददियाल अच्छा लगता है। अगर मदर की कई दफ़ा मदर गलत होती है और कई दफ़ा के फादर गलत होती हैं, यानी कि एनी टाइम झगड़े में ये नहीं होता कि फादर ही गलत हों या उनकी मदर ही गलत हों, दोनों का कसूर होता है। लेकिन ज़्यादा अक्सरियत जो आजकल देखने में आई है वो हामन की तरफ से है, जो कि आजकल के माशरे में बेराह रवी और ये शराब और औरतें और इस तरह के सारे अमल से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो हामन की वजह से होता है, क्योंकि बाहर का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी 25 साल है। स्टार्ट में मेरे 23 साल हस्बैंड ड्रिंक करते रहे, हद से ज़्यादा करते रहे, लेकिन ये है कि उसका असर ये हुआ बच्चों में कॉन्फिडेंस में लूज़ हुआ। फैमिली, माशरा, कोई बंदा उन बच्चों के साथ उस तरह पॉजिटिव नहीं रहता। अच्छा। और 23 साल के बाद अगर आपका हस्बैंड किसी और औरत में इन्वॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो माँ का साथ देंगे, बाप का साथ नहीं देंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब आपके हस्बैंड ड्रिंक करते थे, हाँ जी, तो क्या वो वायलेंट नहीं होते थे? कभी बच्चों ने देखा कि उन्होंने कभी आप पर हाथ उठाया हो? और स्पेशली आपने बताया कि 23 साल बाद वो फिर किसी और खातून के चक्कर में पड़ गए, तो वहाँ पे जब आपकी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बहस हुई, कोई बात तो हुई होगी जब आपने कन्फ्रंट किया होगा, तो कभी ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो बंदा नशे में तो आप उसका भरोसा ही नहीं कर सकते ना। देखिए ना, जो बच्चे मदर का साथ उस वक्त देखते हैं जब वो देखते हैं कि हमारा जो फादर है उनका नेगेटिव है हमारी मदर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी मदर जो है टोटल 24 घंटे जो है उस घर के लिए, अपने हमारे बाप के लिए, हमारे लिए वो कर रही हैं सब कुछ, जो भी मुशक्कत है या जो भी काम है।
तो लेकिन जब फादर को इस तरह इनका रवैया देखते हैं अपनी मदर के साथ, तो डेफिनेटली वो अपनी मदर की साइड पे रहेंगे, वो फादर का साइड कभी भी नहीं लेंगे, वो जितना भी वो ठीक हो जाए। आप अपने बच्चों में क्या देखती हैं कि आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है? अब नहीं, उनमें वो हाइपर होते हैं, ज़्यादा हाइपर हो गए हैं। चलें, बहुत ठीक है। बेटा तो बहुत हाइपर है और बेटी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बिल्कुल भी अपने ददियाल वालों के साथ बात करना नहीं पसंद करती। चलें, इन्हीं दो चीज़ों पे आके हम वापस भी बात करेंगे। और आज आपको पता भी है कि आज हाइपर टेंशन से आगाही का दिन भी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जो कॉलर थी वो बता रही थी कि उनके साथ उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो उनके हस्बैंड ने उनके साथ जो किया, उनकी वजह से उनकी 2 बच्चे, एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया हुआ है, यानी कि वो गुस्सा वो एक तरह से डिफेंसिव मोड में चला गया है, और दूसरी जानिब जो उनकी बेटी है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। वजह तक आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके पास जब ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों का इलाज करते हैं, जब आपके पास कोई ऐसा शख्स आए, ऐसे बच्चे आए जो अंदर से अपने घर के हालात की वजह से टूटे हुए हों, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं आप उनमें आप क्या ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं जब आपके पास आते हैं कभी ऐसे? अदिया, उन बच्चों से ज़्यादा तो पहले मुझे उन वालिदैन से बात करना पड़ती है जिनकी वजह से वो टूटे। मैं इस आखो सबाक में जो आप बात कर रही हैं, और जो मेरे यहाँ लोग बैठे हैं उनको भी और जो देख रहे हैं उनको भी ये कहूँगा कि माँ जो अपने बच्चे की शादी करती हैं तो माँ बहनें एक जुमला कहती हैं, हमें अपने अरमान निकालना है। जब बेटी की शादी होती है तो माँ कहती है मुझे कुछ नहीं पता, इसका बेहतरीन बर मिल जाए बस। ये जो बेहतरीन बर और अरमान निकालने पे जो वक्त लगाया जाता है ना, इसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के उन दोनों को जिनकी ज़िंदगी बननी है पहले रिश्तों के बारे में बताना चाहिए। जो वक्त शादी के ख़रीदो फरोख्त में हम लगा के बिल्कुल बस सिर्फ शादी हो जाए, बिल्कुल मकसद ये होता है शादी हो जाए। अरे जिस रिश्ते को बनाने चले हो पहले बताओ तो सही वो क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सेंट्रलाइजेशन का मामला था, जो एक दादा ताया एक सेंटर एक शख्स होता था जिसके गिर्द रिश्ते घूमते थे, अब वो महवर नहीं है। हम घूम तो रहे हैं लेकिन सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, महवर से दूर। लिहाजा जब हम रिश्तों में आते हैं तो हम उसकी पासदारी नहीं कर पाते, हमें उनके रिश्तों का तकद्दुस नहीं पता। जिस मर्द को और औरत को जो मियाँ बीवी बने हैं यही नहीं पता। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो इससे करीब तरीन जाएगी। जब निकाह होता है तो हमें अरबी में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो हमारी समझ में अरबी की वजह से नहीं आ रही क्योंकि हमें तर्जुमा नहीं आता। अगर उसको उर्दू कर दें तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि बीवी मर्द का लिबास है और मर्द शौहर जो है वो बीवी का लिबास है। इस लिबास को तार तार कब करते हैं? जब दोस्तों में बैठ के डिस्कस होते हैं, मेरा शौहर तो ऐसा है, मेरी बीवी तो ऐसी है। तो अगर बता दिया जाए कि लिबास तार तार नहीं करना है तो वो ख़ानदान भी कभी बेलिबास नहीं होगा। ये घर वही होते हैं जहाँ पे असल में अक़दार की पासदारी नहीं होती। वो बच्चे जब हमारे पास आते हैं, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरी बेटियां हैं, अब मेरी बहू भी आ गई तो 3 तो बेटियां मेरे घर में हैं, लेकिन 35 और बेटियां हैं जिन्होंने मुझे बाप बनाया। क्यों बनाया? कोई ना कोई चीज़ मेरे अंदर ऐसी है जो आइडियल है उन बच्चियों के लिए। जो मेरे पास स्टूडेंट की हैसियत से आई थी, उन्होंने कहा नहीं, आइडियल बाप तो आप हैं। उनके अल्हम्दुलिल्लाह वालिद भी हैं, कुछ के नहीं हैं, लेकिन क्या वजह है कि बाप की तलाश में एक बच्ची ढूंढ रही है और एक उस्ताद को कह रही है आप आइडियल बाप हैं। मैं इस वक्त माशाल्लाह अगर देखा जाए तो 35 बच्चियों से ज़्यादा का बाप हूँ इस वक्त। मैंने ये नोट किया है कि तवज्जो नहीं दे पा रहे हम मसरूफियात में उलझ गए, और जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका एक अजीब व गरीब मामला होता है। ये जो माँ और बाप का लफ्ज़ है, ये माँ बाप नहीं है, ये आइडियल है उनके। और जब आइडियल आपस में टकराते हैं तो चकनाचूर हो जाती है पूरी इमारत। वो टूटे हुए होते हैं, उन्हीं के अंदर से बहुत से ऐसे अफराद निकलते हैं जो माशरे को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें कुछ वक्त उन रिश्तों की पासदारी पे देना पड़ेगा। ये बहुत आसान है कह देना। मैं जहाँ जाता हूँ, अभी हैदराबाद में था, मेरी माँ ने दुआ की है, माँ की दुआओं से हूँ, तो मैं गया, मैंने कहा कि बाप बद्दुआएं देता। जो आ रहे कह रहे हैं मैं माँ की दुआओं से, मैं मानता हूँ मैं अपनी माँ की दुआओं से हूँ। अरे वालिदैन की दुआओं का सबक क्यों नहीं देते हम? हर रिश्ते की पासदारी करें ना। मैं बहुत मेरे यहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन अक्सर होता है, मैंने अपने उस्ताद से जो सीखा है, लड़ने से पहले भी अगर मैं अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता हूँ, बाद में भी पकड़ लेता हूँ। कल भी हम आउटिंग पे गए हुए थे खाना खाने, कोई बच्चा हमारे साथ नहीं था। तो
कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए कि बच्चों को दिखाएं। तो एक बात कह के मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, तब्दील हो गया। देखिए, जो अलमिया है वो ये है कि बच्चे अपने वालिदैन को लड़ता हुआ देख रहे हैं, चे अच्छा माशाल्लाह। जब हम लड़ते हैं तो अल्लाह माफ़ करे, हम खानदान की भी बातें बता देते हैं जो हमें नहीं पता होती। इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, सबसे पहले चला होता है ना। मैं उसको हाँ उसी को मैं मुकम्मल करता हूँ। देखिए, माँ बाप लड़ रहे हैं, उसने तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, ये हो गया। शाम को जब बच्चे या स्कूल से वापस आए तो दोनों बैठे हुए हैं, और सुनो क्या हाल है? मैं तो बस देखे ना, अल्लाह खुश नसीब है कि आपकी मैं वाइफ हूँ। बच्चे कहते हैं झूठा कौन है, ये सुबह वाले या शाम वाले? अगर वालिदैन ये करें, अगर ये वालिदैन करें कि सुबह अगर लड़ाई हुई है तो शाम को जब बच्चे वापस आएँ और आपकी सुलह हो चुकी है तो बच्चों को बैठाएं, बेटा हमसे गलती हुई थी, हमने पता नहीं गुस्से में क्या कह दिया, लेकिन हमने तस्लीम कर लिया है। तो उनको शौक नहीं लगेगा कि कौन से लोग हैं जो सुबह लड़ते हैं और पूरे खानदान को क्यों अपने ना बच्चों लड़े। के सामने देखिए, इंसानी फितरत है, लड़ते क्यों हैं? इंसानी फितरत है। मतलब एक टाइम था, देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होता था आपका। आपके अगर लड़ाई होती थी, आप अपने बुजुर्गों को भी देखते थे कि नाराज होते थे, नजरों से नाराज हो जाते थे, ठीक है। उनकी नाराजगी नजरों से जाहिर होती थी, उनकी नाराजगी अल्फाजों से जाहिर नहीं होती थी। और जब वो नाराज होते थे, अगर बेटा माँ से नाराज है या माँ बेटे से नाराज है या मियाँ बीवी में नाराजगी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखना और देखने के बाद कमरे में चले जाना कि हाँ जी कोई बात करनी भी है, ताकि बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। आज के टाइम में जब खुल के लड़ेंगे, बदतमीजी करेंगे, वो अल्फाज निकालेंगे मुंह से कि चलो मुझे तलाक दे दो, मुझे मैं खुला लेने चली जाऊंगी कोर्ट में, इस तरह कर लूंगी। इधर शोहर कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें 3 अल्फाज कह के बाहर निकाल दूंगा। आप जब इतना आपके अंदर सब्र ख़त्म हो गया है, आप उस सब्र में नहीं रहना चाहते, तो कोर्ट तक आप तो अभी तो घरों की बातें शुरू हुई नहीं है, आप घर की बातों के अलावा डॉक्टर साहब अगर आप कोर्ट में आके देखें, कोर्ट में क्या, कोर्ट के अंदर एक तमाशा है, एक रो रहे बच्चे, छीना झपटी हो रही है बच्चे को लेके। आप वो वाला एरिया आके देखें जहाँ पे माँ बाप से छीन रही है और बाप माँ से छीन रहा है और रो रहे हैं बुरे तरीके से। इवन मैं मैं सैटरडे को जब चाइल्ड कस्टडी के केसेस लगते थे, मैं रोती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं जिस तरह देखती थी छीनते हुए कि वो जिस तरह माँ छीन रही है और एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा बाप तुम्हें इसने इस तरह से छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, बचपना हमने मार दिया। मुझे ब्रेक लेनी, लेकिन हमें ब्रेक के बाद नाहिदा आपा ने भी ज्वाइन किया है और बच्चों के लिए नाहिदा आपा कुछ चीज़ें भी लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम नाहिदा आपा, कैसे आप? ठीक ठाक है। नाहिदा आपा से बातें करेंगे, भाभी भी साथ है हमारे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने का ही मजा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माँ बाप अपनी लड़ाइयों में और स्पेशली बहुत सारी जगहों पे माँ बाप के अपने माँ बाप, जहाँ आपके दादा दादी और आपके नाना नानी आ जाते हैं, आपके घर में रहने वाला वो फ़र्द जो आपकी फैमिली का हिस्सा है, वो भी ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे ऐसे मौक़ों का माँ बाप की लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं कि बच्चा उससे मेंटली डिस्टर्ब काफ़ी देर तक रहता है। सिर्फ ये नहीं कि 1 महीना रहा हो, 2 महीने रहा हो, ज़िंदगी भर हम उसके इखलाक में, हम उसके दिमाग में एक ट्रेड डाल देते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा ज़िंदगी में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो जो अपने घर में जिस तरह से जिन लहजों को अपने कान में सुनता आ रहा है, वो उसी लहजे को अपने मुंह से निकालेगा। वो चीज़ें वो जो उसके अंदर आके रच बस जाएंगी, क्योंकि उसने अच्छी अच्छाई देखी नहीं, उसने अच्छी चीज़ें देखी नहीं, उसने रिश्तों में खुलूस देखा नहीं, इसलिए उसके भी अपने रिश्तों में खुलूस हमें देखने में नहीं आएगा। इसमें कसूर उसका नहीं होता, उसके पीछे जो अवामिल हैं, जो लोग हैं, उनका बहुत होता है। अली भाभी, आपके पास इतने लोग आते हैं, इतनी ख़वातीन ऐसे आती हैं जो बेआसरा होकर आती हैं, उनके बच्चे, उन बच्चों पे आप क्या असर देखती हैं? वो स्पेशली वो लड़कियां जो माँ ने शादी कर ली, और बहुत सी जगहों पे भी होता है कि माँ ने शादी कर ली, बाप ने शादी कर ली, और जो बच्चा है वो लटक गया दरमियान में। हम लोग बहुत सतही सोच के लोग हो गए, बहुत अब नीचे लेवल पे जाके, जैसे शिमाइला ने कहा, खुल कर लड़ते हैं। जब खुल कर लड़ते हैं तो फिर नतीजे भी खुल के आते हैं। किसी कौम को, मुल्क को अगर आपने तबाह कर देना है तो उसकी फैमिली यूनिट तोड़ दीजिए। गुर्बत से कुछ नहीं होता। मैं गुर्बत को इतना वो नहीं कहती, अगर रिश्ते जुड़े हुए मिलकर तो हम प्यार से जी नहीं पाते, तो प्यार मोहब्बत से पानी पिला के दम तोड़ देते हैं, वक्त गुजर जाता है। लेकिन ये जो अंदर की तकलीफ़ होती है ना, रिश्तों के टूटने की तकलीफ़ होती है, ये तोड़ती है इंसान को, और गुर्बत से कहीं ज़्यादा बुरी तरह तोड़ती है।
ایک واقعہ ایک بچی کا سنا دیتی ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے. میرے پاس ایک بچی آئی جس نے 2 دوپٹے ایک ساتھ اپنے چہرے پر باندھے ہوئے تھے. تقریباً 3 مہینے اس بچی نے اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھا. مجھے معلوم تھا کہ اس بچی کو کچھ نہیں ہے, چہرہ صحیح ہے. اس نے کہا میں یہاں سے جلی ہوں, یہاں سے کٹی ہوں, بدصورت ہوں, اور میں اتنی بدصورت ہوں کہ کوئی میری شکل دیکھے گا تو ڈر جائے گا, اس لیے میں نے چہرہ ڈھکا ہوا ہے. کیونکہ اس بچی کی عمر 12 سال تھی تو میں نے, اور اس کی میری ابھی محبت بنی نہیں تھی, میرے پاس آئی تھی, میں نے زور نہیں دیا, میں فورسفلی بھی وہ دوپٹہ ہٹا سکتی تھی, 2 دوپٹے. لیکن پہلے میں نے اس سے محبت اپنی قائم کی, کافی ٹائم لگا, 2-3 مہینے ہو گئے. اس کے بعد جب میں نے اس کا دوپٹہ ہٹوایا ہے اور ہٹایا ہے, انتہائی خوبصورت پھول جیسا معصوم چہرہ. میرے پاس کیسے پہنچی؟ ماں باپ میں سیپریشن ہوتی ہے, ڈیورس ہوتی ہے, باپ کے پاس رہتی ہے تو ماں کی برائی, اور صرف نہیں کہ باپ کرتا ہے پورا ددھیال. کیوں بولا کہ میرا منہ جلا ہوا ہے؟ میں آپ کو میں ایک قصہ سنا رہی ہوں, آپ کو ساری سائیکی سمجھ میں آ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ باپ برائی کرتا تھا, پورا ددھیال برائی کرتا تھا. ماں کے پاس جاتی تھی, ماں برائی کرتی تھی, ننیحال برائی کرتا تھا. یہ 3 بہن بھائی تھے, 2 بچوں کو اڈاپٹ کرا دیا اپنے چچا کے پاس. ایک بچی جو میرے پاس پہنچی ہے, یہ وہ تھی جس نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی, میرے ماں باپ جیسے ہیں, میں دونوں سے محبت کرتی ہوں, میں دونوں کے ساتھ رہوں گی. سزا یہ ملی, برائیاں اور الگ الگ کر کے رکھ دیا. ایک دن یہ اپنے باپ کے پاس ددھیال میں تھی, اس کو کانوں میں آوازیں آئیں کہ ماں کی برائی کر رہے ہیں, اور باپ کو کہہ رہے ہیں ختم کر دو اس کو قتل کر دو. وہ بچی ڈپریشن میں آ کے, یہ باپ کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو باپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. اور گھر میں اور کون ہوگا؟ ددھیال والے, جس میں اس کی دادی, دادا, بہن. انہیں کیا لگتا تھا؟ انہیں لگتا تھا یہ وہ بچی ہے جو ماں کے سامنے باپ کی تعریف کرتی ہے اور باپ کے سامنے ماں کی تعریف کرتی ہے. اور ددھیال جب اس کی ماں کی برائی کرتا تو یہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ میری ماں کو کوئی برا نہ کہے. اس بچی کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ بچی بے ساختہ گھر سے بھاگی. جب باپ کو پتا چلا, باپ اس کے پیچھے بھاگا. کچھ راستہ پہ جا کے انہیں نیوی والے ملے تو انہوں نے کہا پیچھے تمہارے کون بھاگ رہے؟ کہنے لگی میں نہیں جانتی یہ کون ہے. اس بچی نے سگے باپ کے لیے کہا میں نہیں جانتی یہ کون ہے. کورٹ تک میٹر گیا, اس بچی نے تھانے میں راتیں گزاری ہیں, کورٹ تک بات گئی, اور کورٹ میں بھی یہی ہوا کہ اس نے کہا میں انہیں نہیں جانتی, یہاں تک کہ اسے سارم بنی شیلٹر ہوم کورٹ کے تھرو بھیج دیا گیا. اب وہ بچی میرے پاس ہے اور اب وہ زارو قطار روتی ہے کہ مجھے جانا ہے. کئی دفعہ کورٹ وہ جا چکی ہے, لیکن اس میں باپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بہت سارے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اور پھر جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے, ساری باتیں سنی گئیں, تو کورٹ کو بہتر یہ لگا کہ ابھی اس کو ماں باپ کے پاس نہیں, ہمارے شیلٹر ہوم میں رہنا چاہیے. شیلٹر ہوم میں چہرہ کیوں چھپایا؟ ماں باپ کی وجہ سے اس کو لگتا تھا کہ ساری دنیا اس کو بہت غور سے دیکھے گی, اور ماں باپ کی اس سیپریشن کی وجہ سے اس کا چہرہ بدصورت ہو گیا, اتنا بدصورت ہو گیا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہے. اور جب اس کا ہم نے وہ دوپٹہ اتارا تھا, جو اس کی اس وقت کیفیت تھی, میں کہتی ہوں لوگ ان چہروں کو دیکھیں, عدالتوں میں دیکھیں. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اگر نہ بھی بنے گی تو زندگی بھر ماں باپ نہ تو بچوں کے سامنے لڑیں گے, نہ کبھی الگ ہوں. اچھا بھابھی, ایک اور چیز بھی, جب آپ کورٹ کچہری جاتے ہیں, لائک شمائلہ کا تو کام ہے وہاں پہ, لیکن وہاں پہ جو بھی اپنی درخواست لے کر آ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بہت مشکل, کہ لوگ جس طرح سے آپ کو نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جو اس نظر سے گزرتے ہوئے آپ کو اس کمرہ عدالت میں جانا ہوتا ہے, وہی آپ کو مار دیتا ہے. دیکھو, جس نے اپنے باپ کو کہا میں اسے نہیں پہچانتی, جس پہ وہ مرتی ہے بچی, ماں کو کہا عدالت میں اس کو بھی نہیں پہچانتی. اور آفرین ہے ان ماں باپ پر بھی, آفرین ہے کہ میں کہتی ہوں کس طرح انہوں نے اس بچی کو چھوڑ دیا. وہ بچی ایسی ہے کہ اگر کسی وقت کھڑے ہو کے میں کسی کو پیار کر رہی ہوں تو اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آج بھی گم ہے اس دنیا میں, اس محبت میں ڈھونڈتی ہے, تلاش کرتی ہے. اور جس طرح وہ میرے پاس آ کے بیٹھتی ہے, میرے سینے سے لگتی ہے, یہ 2 ٹافی میں بہل جاتی ہے. کیا قیمت ہے محبت کی؟ کوئی قیمت نہیں ہے, یہ انمول ہے, یہ پرائس لیس چیز ہے. ان ماں باپ, میں نے کہا نا, غربت اگر اتنی ہو کہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے یا سر پہ چھت نہیں ہے, چھت کا بھی ایشو نہیں ہے, اگر پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو میں غربت کو مانتی ہوں. آپ بیمار ہیں, علاج نہیں ہے تو میں غربت کو مانتی ہوں. لیکن اگر بہت بڑا گھر نہیں ہے تو فرق نہیں پڑتا. اگر بچے بہت بہترین اسکول میں نہیں پڑھتے, ہلکے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے بہت سارے کپڑے نہیں بنائے, کم کپڑے بنائے, فرق نہیں پڑتا. صرف پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے, عزت ہونی چاہیے, اور رشتوں کو ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں پیٹ بھرا ہو نا, تو وہاں پہ آپ انسان کے دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں اپنی شو میں, کیونکہ بچوں کی کلاسز بھی ہوتی ہیں اور بریک اپ واٹ ایور, تو میں کہتی ہوں ڈونٹ بی ورڈ اف دا چلڈرن آر ناٹ لسننگ ٹو یو. اگر بچے آپ کی نہیں سن رہے, پریشان مت ہوں. بی ورڈ دے آر واچنگ یو.
بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لڑ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، جو بھی ہے، اور وہ بڑے ہو رہے ہیں وہی دیکھ کر. اور بچے لفظ جو ہے، اور واقعی اب ہر کوئی انسان اپنا اپنا سوچے. ہمارے بچے ہمیں ہی دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں اور ان میں وہ انسٹنکٹس آتی ہیں. اچھا، آپا کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. نیوز بریک آ گئی ہے تو نیوز بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. کہیں مت جائے گا، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ناہید آپا جو بات کر رہی تھی، ناہید آپا ہم بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ جو تھا کہ جو بچے ہیں وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ان کو لگ رہا تھا یہ تو بچے چھوٹے ہیں، یہ تو اپنے کارٹون میں بزی ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں، آپ کو تو زیادہ پتہ ہے کہ کہتے ہیں جب میاں بیوی لڑتے ہیں کبھی بھی بیڈ روم میں نہیں لڑنا چاہیے، ڈرائنگ روم میں جا کے لڑیں تاکہ وہ مہمانوں پہ اثر پڑے. آپ اپنے وہ جو وائبریشن ہے، یس، تو کہتے ہیں وہاں جائیں، آپ اپنے روم کو تو صاف رکھیں نیگیٹو وائب سے، کیونکہ نیگیٹیوٹی ڈفرینٹ بات کہی ہے اس وقت. ابھی ہم نے ایک اور بات کی تھی بڑی نیگیٹو وائب جو ہیں پورے اس کمرے میں رہتی ہیں اور وہ کس پہ افیکٹ کرتی ہیں، بیکاز آپ کے بچے بھی وہی ہیں، میاں بیوی، اور وہ رہتے ہیں. کب تک رہتے ہیں یہ زیادہ صحیح جواب. ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ تا قیامت اسی کائنات میں گھومتا ہے. ایک جملہ لوگ تو محبت کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سچی محبت سے چاہتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں تو پوری کائنات مل کر ہمیں اس کے حصول کے لیے لے جاتی ہے اور ہماری مدد کرتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے جب ہم نفرتوں کو پھیلاتے ہیں تو نفرتیں بھی یوں ہی گھومتی ہیں. ایک میرا ماننا ہے، مجھے سائنٹیفکلی تو نہیں پتا، میرا ماننا ہے کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو رب اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، لیکن جب ہم نفرتیں کرتے ہیں تو رب یقیناً اس کو محدود کر دیتا ہوگا، کیونکہ نفرت سٹرونگ بہت ہوتی ہے. نفرت اسٹرانگ ان اے سینس نقصان زیادہ پہنچاتی ہے. اسٹرانگ محبت ہوتی ہے لیکن نفرت کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. یہ جو وائبس ہم میں سے نکلتی ہیں نا، کسی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے، کسی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو ایک دم ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. یہ وہ وائبس ہیں جن کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ رویوں پر اثر ڈالتی ہے. اصل میں یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے اوپر پوری، کہ انسان کے ذہن میں کوئی بھی خیال یا اس کا بولا ہوا کوئی لفظ یا اس کی جسم کی کوئی حرکت، یہ تینوں چیزیں اسپیس کے اندر وائبریشن کریٹ کرتی ہے. تا قیامت جب تک یہ اسپیس اور ٹائم موجود ہے یہ اسپیس میں موجود رہے گی. ہارڈ ڈسک ایک بہت بڑی، اس پہ ایک اسٹڈی چل رہی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشین بنائی جائے کہ اسپیس کے اندر خلا میں جو ارتعاش آوازیں اور حرکات موجود ہیں لوگوں کی، اس کو ہم کیچ کر کر اس کو ہم تبدیل کریں آواز میں اور تصویر میں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نیپولین بوناپارٹ جو ہے سوچتا کیا تھا، بولتا کیا تھا، کرتا کیا تھا. تو اس کے اوپر بڑی فنڈنگ مانگ رہے ہیں یہ لوگ، مگر وہ فنڈنگ اس لیے نہیں مل رہی کہ یہ ان ایتھیکل ہو جائے گا، کہ انسان کے بہت سارے راز جو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے وہ منظر عام پہ آ جائیں گے. تو اللہ نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ رب جانتا ہے. آپ مجھے جانتی ہے جو میں بولتا ہوں، یہ فنڈنگ نہیں مل رہی کہ انسان کا پتہ چل جائے گا. مگر یہ فیکٹ ہے کہ بیڈ روم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ سوتے ہیں، جہاں سکون ہوتا ہے، جہاں خلوت ہوتی ہے، جہاں پیار محبت ہوتا ہے. وہاں لڑنے سے اس وائبریشن ماحول میں جمع ہوتی ہے، پھر بچے آتے ہیں تو وہ وائبریشن وہ ایبزارب کرتے ہیں. جس طرح ہمارا فنگر پرنٹ ہوتا ہے نا، اب ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے انرجی سگنیچر کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں نا تو ایک تو فنگر پرنٹ ہے، ایک آپ کی انرجی بھی اس کے اندر چلی جاتی ہے اس گلاس میں. تو جو لوگ سائیکک ہوتے ہیں وہ اس گلاس کو اٹھا کر، چاہے وہ آپ کو نہ جانتے ہو، آپ کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گے، بتانا شروع کر دیں گے. سائیکومیٹری کہتے ہیں اس کو. اوکے اور بچوں کے لیے نیگیٹو انرجی اکثر کبھی ہوتا ہے نا، سیلون پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو بخور جلاؤ، وہ آپ کی نیگیٹیوٹی. بعض لوگ بہت نیگیٹو ہوتے ہیں تو وہ سراؤنڈنگز بھی نیگیٹو ہو جاتی ہیں. بچوں کے حوالے سے بتاؤں کہ 3 مہینے کے بعد جب بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پاس ہے، اگر آپ اس کو کوئی لوری سناتے ہیں تو بچہ 3 مہینے سے سب کچھ سننا شروع کر دیتا ہے. اور اگر آپ نے جو لوری ہے، جو چیزیں اس کو سنائی ہیں، اگر آپ اس کو پروو اس کا چاہیں تو جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر اسی لوری کی آواز کہیں ہوگی تو بچہ وہاں لپکے گا. کیونکہ بھابھی وہ مانوس ہوتا ہے اس آواز سے، وہ مانوس ہوتا ہے. کالرز آتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کون بات کر رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور آدھے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں. سنم بہت بہت معافی کہ آپ کو ہولڈ پہ رکھا. بالکل معافی نہیں، ٹاپک اتنا اچھا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں. جی ضرور سنم، ضرور.
और आपने जो पर्सनालिटीज आज इनवाइट की हैं, दीज आर द वन ऑफ माय फेवरेट इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और टॉपिक ऐसा था और मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जी जी। मेरी शादी को मदिया 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 साल में मैंने 800 बार तलाक के लिए सोचा होगा। आप जानती हैं क्यों? मेरे मियाँ और मैं बहुत पर्सनली अच्छे इंसान हैं दोनों, लेकिन सिर्फ एक वजह से अपने माजी में जब जाके देखती हूँ तो मैंने अपने माँ बाप को हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए देखा और माँ को ये कहते हुए देखा, सुना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। यकीन करें कि जो जो बुराइयां इस बात को लेकर जो मैं बड़ी हुई हूँ और जो जो बीमारियां मेरे मियाँ में नहीं भी थी वो भी मैंने उसमें तलाश की, और फिर सारी जिंदगी यही समझती रही कि जो मेरे बाप ने किया दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं, और इसी वजह से मैं अपने रिश्ते में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मैं ये जान चुकी हूँ कि रिश्ता खराब हो सकता है लेकिन एक इंसान खराब नहीं हो सकता, तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपसे मैं, अगर टाइम है तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सनम। अभी मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे 5 महीने में वहाँ रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, शेयर करना चाहूंगी। गली में एक बच्चे के साथ मुलाकात हुई मेरी, मैंने उससे इंटरव्यू लिया कि बेटा आप कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा कि ये मेरी मम्मा का घर है और दूसरी गली में मेरे पापा का घर है। तो मैंने कहा क्या आपके अम्मी पापा साथ नहीं रहते? तो उसने कहा नहीं। तो एकदम से उनकी माँ घर से निकली, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप लोग साथ नहीं हैं? तो उसने कहा हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम इस बेटे के माँ बाप हैं, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था लेकिन हम इंसान बहुत अच्छे हैं। तो हम इस रिश्ते का जो है असर इस बच्चे पे नहीं डालेंगे और उसको ये बताएंगे कि माँ बाप का रिश्ता अच्छा होता है, भले हम लोग और हम एक अच्छे दोस्त की तरह मिलते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह बातें करते हैं। और हुकूमत ने भी उनको बाउंड किया हुआ है कि ये जो हमारा मुस्तकबिल का मेहमान बच्चा है, इस पे तुम लोगों के रिश्ते की नेगेटिविटी का असर नहीं होना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत से भी अपील करती हूँ कि प्लीज माँ बाप को बाउंड किया जाए कि अपने रिश्तों की तलखियाँ, अपने खानदान के रिश्तों की तलखियाँ बच्चे में डाइवर्ट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसको पनिशमेंट, उनको ये पनिशमेंट थी कि अगर बच्चे में कोई नेगेटिविटी आ गई तो आप उससे बच्चा छीन लिया जाएगा और फॉस्टर पेरेंट्स। सनम सिर्फ यही बात नहीं, अगर आप वहाँ नेग्लिजेंस की बुनियाद पे भी आप कहीं गए हैं और आपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा और बच्चा खो गया है, तो तब भी आपसे बच्चा ले जाएंगे। आपकी वजह से आप घर पे थे, बच्चे का बाजू टूट गया, बच्चा गिर गया, तो वो तब भी स्टेट, क्योंकि स्टेट कहती है हमारा बच्चा है और ख्याल रखना है इसका। तो ये वाकई निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मुनज़्ज़ा जी, सरगोदा से बात कर रही हूँ। जी मुनज़्ज़ा, क्या शेयर करना चाहेंगी? जी मैंने पूछना था कि अगर कोई आदमी अपनी अदालत के जरिए अपनी बीवी को तलाक लिखता है और वो नहीं देता, फाड़ देता है तलाक, बीवी उसकी मैके होती है, क्या वो तलाक हो जाती है कि नहीं होती? अच्छा एक बात बताइएगा, जो आदमी आप कह रही हैं तलाक देता है, तो तलाक इन राइटिंग दी है उसने और उस पर साइन वगैरह हुए हुए, सारे सिग्नेचर हुए हुए? जी जी। सब देखा है आपने अपनी आंखों से? नहीं देखा नहीं है, सुना है कि वो उसने अदालत के जरिए तलाक लिखी थी गवाहों के जरिए। अच्छा। मगर फिर नहीं देखी। अच्छा। उसकी बीवी मैके में होती थी, उसने अपनी बीवी को भी नहीं दी, उसके मैके भी नहीं पूछी जी, अपने घर में फाड़ दी, जला दी जहाँ भी। अच्छा, और जुबान से अदा भी किया गया है? नहीं किया। अच्छा, जुबान से अदा नहीं किया गया, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, उस पर सिग्नेचर किया गया। अच्छा, इसमें ज़्यादा अच्छा होगा आप किसी वकील से पूछने के बजाय कोई फतवा ले लें, किसी मुस्तनद जो है आप आलिम से जाके फतवा ले लेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि अगर आपको ये लगता है कि तलाक दे दी गई है तो फिर आपको फिर जाहिर और ना बोली भी नहीं कही, सबमिट नहीं की ना, सबमिट नहीं की। अगर सबमिट करते तो लीगल कार्रवाई में आ जाता, सबमिट नहीं की तो फिर बिल्कुल सही है कि फतवे पे चले जाए। आप पहले यूनियन काउंसिल जाते हैं, वहाँ जाके डिवोर्स के जो पेपर्स हैं एक वहाँ फाइल किए जाते हैं, एक लड़की को जो है कोरियर किया जाता है और एक वो खुद अपने पास रखता है। ठीक है, इस तरह का प्रोसीजर होता है। और अगर उसकी कंफर्मेशन के लिए फिर आपको यूनियन काउंसिल से कॉल आती है कि कोई पैचअप की गुंजाइश है तो कुछ है तो आके बात करें, दोनों हस्बैंड वाइफ आके बात करें। अगर वहाँ से भी वो फेल हो जाता है तो फिर 3 महीने के बाद वो कंफर्म हो जाती है और फिर 3 महीने के बाद उसकी कंफर्मेशन सर्टिफिकेट तलाक का आपको यूनियन काउंसिल के जरिए रिसीव हो जाता है। सही। ठीक है, तो वो अगर इस तरह की कोई चीज़ है, शक है इस चीज़ का, क्योंकि बीवी को बोला भी नहीं है, पीछे रखा था तो वो तो पता भी नहीं चला ना। मेरे की तरफ चली जाए, ज्यादा बेहतर सूरत हाल निकल आएगी। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। खुदा के लिए अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
जी मैं मिसेज अमजद बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी मिसेज अमजद, मैं ये कह रही थी कि आप ये सारा जो कुछ कर रही हैं बोल रही हैं ना, ये सिर्फ एक बात है कि हम लोग जो दीन से दूर हो रहे हैं ना, कि जो बेहयाई हमारे अंदर आ रही है और बेईमानी आ रही है, हम लोग यहाँ बैठ के कुछ बोलते हैं, घरों में हमारे कुछ हो रहा है। और जो वो फैमिली सिस्टम होता था ना, वो सबसे बेस्ट होता था। बड़े होते थे, बच्चों में अदब लिहाज होता था। बिल्कुल। बच्चे जो थे ना वो टाइम से घर आते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे, टाइम पे नमाज रोजा करा, सब कुछ बड़ों की निगाहों में होता था। ये जो अलग-अलग सब कुछ हो रहा है ना, ये दीन से जो दूरी है ना, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। आप लोग प्लीज, एक जो मीडिया में बैठ के ये आपके जो टॉक शोज होते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, सियासतदान हमारे एक दूसरे को गालियां दे, ये सारी चीजें होती हैं, ये बच्चे सारे मुंह फट होते जा रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि यही वजह है कि जो एंकर्स बैठे हुए उन्हीं की वजह से हमसे बच्चे सीख रहे हैं? जो माँ बाप घर में आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, बच्चे उनसे कुछ भी नहीं सीख रहे। आप फिर बच्चों को कार्टून क्यों नहीं लगा के देते? ये नहीं, आप मेरी एक बात सुने, आपको ये लग रहा है कि अगर हम लोग आपकी इस्लाह के लिए इतनी बात करते हैं, आप लोग वो क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? मैं आपकी बात, हम लोग शब मेराज में वैसे ही बात कर रही हूँ। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं जो आपके सियासतदान बैठ के बातें कर रही हूँ, वो आप वो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन वो आपको भी पता है ना वो टाइम कौन सा, बच्चों को वो मत दिखाएं। बच्चे जो मेन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, यही तो बता रही हूँ कि कुछ हमारे घरों का कि आगे घर में एक टीवी होता था, वो वालिद की इजाजत से होता था कि जी आपने ये चैनल लगाना है, ये वाली चीज देखनी है, ये देखनी है। वालिद के पहले प्रेफरेंस होती थी कि जो उन्होंने खबर सुननी, उन्होंने सब कुछ देखना है। बच्चों की किसी की मजाली वो सिर्फ इस वजह से कि वो बड़ों का एक रोग होता था जो बड़ों ने अपने अंदर खुद पैदा किया होता। अब हम खुद इतने लीनियंट हैं, खुद इतने वो हैं, तो इससे हमारा कसूर आ गया ना। हम बच्चों को उसके कमरे में टीवी ना लगा दें। सबसे अहम बात ये है कि आप जहाँ पे दीन होता है, देखिए मेरी बात सुने आप, ये भी हमारे पास है, आपके पास हर टीवी है, पहली दर्ज हर चैनल है हमारे पास, आप उसको क्यों टीवी लगा दें? एक तो ये बड़ा कॉमन जुमला है कि दीन से दूरी। हाँ, हमारे मुल्क में मुसलमान ही मुसलमान है, हर गली में मस्जिद है और नई मस्जिदें बन रही है। दीन से दूरी नहीं है, दीन की समझ नहीं है, पहली चीज। दूसरा, दीन की समझ नहीं है। दीन का एक लाजमी जो एक पिलर है ना, सुतून, वो है इखलाकियात पे बेस्ड है। इखलाकियात आपको नजर ही नहीं आती, तो जब इखलाक नहीं है तो इसका मतलब दीन पे आप एक ही हमारे अंदर की नेगेटिविटी है कि कोई अच्छी चीज देख और ही एक नहीं और है। चीज ये है कि बेअमल कौम है हम अमल नहीं करते ना। मिसाल के तौर पे दीन इस्लाम है वो आपको जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के तरीके समझाता है, रिश्तों में किस तरह निभा करना है, रिश्तों को तकद्दुस कैसे देना है। तो एक पूरा तर्ज जिंदगी है, आपने उसमें से चंद चीजें निकाल ली जो आपके मतलब की है, बाकी चीजें आपने छोड़ दी। तो दीन की ना समझी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दीन पे अमल तो हम बजाय कर रहे हैं, लेकिन समझ कर नहीं कर रहे। मुस्कुराना सदका है, मुस्कुराना सदका है। पूरी दुनिया में आपका किसी से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आपको मुस्कुरा के देखेगा। आप हमारे मुल्क में जरा आप मुस्कुरा के देखें कोई, तो उसका कुछ और ही मतलब है। हम लोगों ने बहुत अपनी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। और उसके बाद एक और चीज़, हम ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं। इसने ये किया इसलिए हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ। बिल्कुल, हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चलती है, जैसे हम होते हैं हम उसको वैसा ही बनाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं कभी याद पड़ा कि मैं बचपन में अगर कहीं हाइपर, खैर ऐसे हुआ नहीं कि मैं कहूँ कि जी टीवी की वजह से, पता होता था, इतनी मजाल नहीं होती थी कि इस टाइम के बाद टीवी खोलना है, क्योंकि पता है कि पढ़ना है। अगर टीवी खोलना भी तो पता है कि छुप छुप के अम्मी अबू से कि हाँ इस टाइम के रात को टीवी, उससे भी डर होता था। माँ बाप ही बड़ों से दूर हो गए। दादा दादी हर बच्चे का नहीं है, माँ बाप ने तो दूर किया। बच्चे का अपना मोबाइल है, हर बच्चे का अपना सारा नेट का सिस्टम है। आपने एक बच्चे को कमरा दे दिया, पूरी दुनिया उसके कमरे में ले आए, उसका जो दिल चाहे जहाँ चाहे पहुंच जाए। फिजिकली वो वहाँ है, मेंटली आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है। इंटरनेट दे दिए, आपने उसको एक्सेस दे दिए, अच्छी लाइब्रेरी होती थी, आप जाते थे, आपके बच्चे, आप ये प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि मतलब ज्यादा मेजॉरिटी लोग जाते थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, या अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कुछ करो, लाइब्रेरी जाते थे, एक सिस्टम था हमारा। आज हम क्या अपने बच्चों को लाइब्रेरी भेजते हैं या हम उनको शक्ल दिखाते हैं? हमने तो उनको बिल्कुल ऐसा बना दिया है। अभी तक बच्चों को है, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। अगर आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, मेरी अपनी भांजी को भी अवार्ड मिला है क्योंकि उसने एक साल में 500 से ज्यादा बुक्स, जिस एज की वो है 8 साल की बच्ची, तो बच्ची इतनी बुक्स नहीं पढ़ती। अब हमारा कॉम्पिटिशन कपड़ों पे हो गया है कि अब उसकी बच्ची ने ये ब्रांड पहना था तो मेरी बेटी ने ये पहना। हम समर वेकेशन में वो वहां घूमने गए थे तो हमारे बच्चे वहां घूमने जाएंगे, फिर सारा स्टेटस अपलोड होगा। हमने अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया और इन अय्याशियों में उलझा दिया, नफ्सियाती बना दिए। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं शमीम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी शमीम जी। मदिया ठीक है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपका शो बहुत अच्छा है और मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी ना 3 शादियाँ हैं, तीनों तलाक हो गई हैं। अच्छा, तो प्लीज मेरी समझ आ रही है आपको मेरी बात की? जी जी बिल्कुल शमीम जी, मैं सुन रही हूँ जी। 3 शादियाँ तीनों ही तलाकें हो गई हैं मुझे। अच्छा तो शमीम जी क्या तो प्लीज मैंने आपको ये पहले भी कॉल की थी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एक बात बताइएगा कि रीजंस क्या हैं? 3 तलाक, 3 अगर शादी। अच्छा हम इनसे ऑफ एयर बात कर रहे थे, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आप शमीम जी हमारे साथ लाइन पे रहे, हम अभी आपसे बात करते हैं। ओ लाइन ड्रॉप हो गई। चलें, नंबर इनका है हमारे पास, हम इनको भी कॉल बैक कर लेते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम इनसे भी कॉल मिलवा लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक में ये वाला सोफा में हमें पता नहीं चलता क्योंकि सब आपस में, हमें किसी का मुंह नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हम दिल की भड़ास निकाल रहे थे वाकई। सो आज का जो टॉपिक है, और इससे पहले जो हमारी कॉल्स में आए और कॉलर्स के थ्रू जो हमें एक तरह से साइकी का पता चलता है, और ऐसी बात नहीं है कि जो आज हम बातें कर रहे हैं ये आज आपने पहली बार सुनी हो, हम अपने आसपास देखते हैं, एहसास नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हम बड़े बेशरम लोग हैं, किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करते हुए ज़रा सी भी ज़बान को जुम्बिश महसूस नहीं होती, ज़रा से भी झिझक नहीं होती। बेसिक एटिकेट्स हैं जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, और यही चीज़ें हम जब लेके चलते हैं तो लाइफ में पता होता है कि अच्छा क्या चीज़ किसको हर्ट करती है, जिस हमारे सवाल पूछने से कोई तकलीफ़ में आ जाए। जैसे यहाँ पे कितने नाम से पूछे थे, तुम्हारी औलाद नहीं हुई, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, कितनी बेटी हैं, बेटा ही नहीं हुआ है। बेटियां, हमें आदत है, वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी लेकिन ये एक नीच रवैया है हमारा। ऐसी कोई भी चीज़, अभी से मान लें कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आप कहते नहीं हमने कंसर्न में पूछा था, लेकिन कंसर्न से पूछने का भी एक लहजा होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे पूछ के अगले को दुख पहुँच रहा है, आपको लग रहा है आपने कंसर्न में पूछा है, आपने अगले को झंझोड़ के रख दिया और आपको लग रहा है। ऐसी चीज़ हम लोगों के बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, जो कि ब्रोकन फैमिलीज़ का, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं कि आपस में पेरेंट्स में तलाक हो जाए, सेपरेशन हो जाए, जिसमें से किसी एक पेरेंट का दुनिया से रुखसत हो जाना, उसमें भी मुझसे ऐसी बातें पूछोगे, तुम्हारी अम्मी को नौकरी करती हैं, पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होता है, स्कूल फीस कौन देता है, अच्छा मामू पैसे देते हैं, ताया देते होंगे, अम्मी की शादी करनी है, कुछ तो कहाँ से पैसे आते होंगे। खुदा का खौफ करें, मत पूछें ऐसे सवालात बच्चों से। आपके ऐसे सवालात बच्चों को दुनिया का एक नेगेटिव चेहरा दिखा रहे होते हैं, बच्चे डर जाते हैं और उनको लगता है कि दुनिया सिर्फ बदसूरत लोगों से भरी हुई है। खैर, आज का जो एक स्पेशल दिन है जो मनाया जा रहा है, हाइपरटेंशन से आगाही का दिन, और ये वो चीज़ है जो कि बड़ों में क्या बच्चों में भी आ गया है। वह हमें सिर्फ पता ही नहीं है, और कभी आप लोग निकले ना, आप लोग जो ख़वातीन घरों में काम कर रही होती हैं, एकदम दिल घबराने लग जाता है, समझ में नहीं आ रही होती, सर में बहुत दर्द हो रहा होता है, और आपको लग रहा था ओहो आज किचन में ज़रा टाइम गुजार दिया, ज़रा सा झटका लगता है तो पता चलता है कि आप हाइपरटेंशन की पेशेंट बन चुकी हैं। इससे आगाही के लिए क्या करना चाहिए? आज हमारे साथ यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंसूर अहमद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हाइपरटेंशन का जो डे मनाया जा रहा है, इससे आगाही का दिन मनाया जा रहा है, इसकी इस साल जो थीम है वो है नो योर नंबर, कि आपको आपका नंबर मालूम होना चाहिए। ये किस नंबर की बात करें वैसे? बेसिकली पहले ये बता दूं, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज़ है। इसमें दुनिया की तकरीबन 20% एडल्ट आबादी इसमें मुब्तला है, इसमें कोई शक नहीं है। 40-45 साल के बाद आधे से ज़्यादा लोगों को ये मर्ज़ लाहक है। अब तो उससे पहले आ गया है डॉक्टर साहब, ये उससे पहले ही आता है, लेकिन मैं आपको एक फ़िगर दे रहा हूँ, और 65 साल की उम्र में 2/3 आबादी को ये मर्ज़ होता है। तो बेसिकली, और इसमें बज़ात ख़ुद ये मर्ज़ कोई तकलीफ़ नहीं देता, इसे हम खामोश कातिल कहते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। तो नो योर नंबर्स का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है या नहीं है। और नो योर नंबर्स में का जो तरीका है वो ये कि स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती इस मर्ज़ से, और यही वजह है कि रूटीन में स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है।
और स्क्रीनिंग से ही आइडिया होता है कि आपको मर्ज़ है या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं। अच्छा, स्क्रीनिंग क्या उसी अमल के थ्रू होगी जैसे जिसमें ब्लड प्रेशर चेक होता है, या फिर ब्लड का सैंपल लिया जाता है? सिंपल, इसका ब्लड प्रेशर चेक करना होता ब्लड है प्रेशर और इसमें रिकमेंडेशन ये है कि 18 साल की उम्र के बाद 3 से 4 साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक हो जाए तो अच्छा है। वो इसका आसान तरीका ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूजुअली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका क्या है वो भी बड़ा अहम है कि आप किसी तकलीफ़ में ना हो। आमतौर पे ये आदमी को कोई भी तकलीफ़ होती है ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है। 99% ऑफ द टाइम उस तकलीफ़ का ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन नॉर्मल बॉडी की रिस्पॉन्स ये होती है आपको जिस्म में कहीं भी दर्द हो, तकलीफ़ में हो, गुस्से में हो, खुश हो, तो उस दौरान का बीपी हमेशा ज़्यादा होता है। जी जी। तो उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है। तो ब्लड प्रेशर रूटीन की जो स्क्रीनिंग है वो ये कि आपकी नॉर्मल कंडीशन हो, कोई तकलीफ़ ना हो, और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है। सही। अच्छा, ये तो मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग, कुछ के तो एक्सेस में होता है कि आप फ़ौरन चले जाएं हॉस्पिटल, आपको ज़रा से सर में दर्द हो रही हो तो आप कहते हैं फ़ौरन हॉस्पिटल भागो, इमरजेंसी भागो और देखूं कि मुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं। लेकिन जो आम घर में बैठे हैं वो बेचारे जब तक उनको पता वो घबराते इसलिए क्योंकि एक बड़ी लंबी कतार है, तो क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है? कुछ वैसे कुछ, बल्कि मेरी फ्रेंड है भारी, सर भारी, मतलब कुछ ताकि पता चले नॉर्मल सर दर्द नहीं है, ब्लड प्रेशर कितना शूट अप। हर एक के पास तो घर में नहीं होगा कि भाई वो नाप लिया। हाँ, गर्मी लग रही है डॉक्टर मुझे, गर्मी लग रही है डॉक्टर मुझे, किसी के साथ हुआ कि ये टाइट हो जाता है जॉज। हाँ, ये कान ये मैंने एक खतरनाक चीज़ जो मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चली, उसके बेटा जो है वो उसकी किडनीज जो है फेल हुई हैं, उसको बहुत बचपन में ब्लड प्रेशर था, तो ब्लड प्रेशर किडनीज को भी फेल करने का सबब बनता है। यहाँ पे कितने लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? वैसे आपको है और आप दो, आपको भी है, यहाँ पे 3। कुछ लोग सुबह शाम गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की, तब भी कंट्रोल में नहीं होता। ओके, मेरा ख्याल है एक बात मैं ज़रा क्लियर करता जाऊँ। एक तो आपने कहा कि आंख भारी होना, सर का दर्द होने ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं है। अच्छा, फिर जैसा मैंने कहा कि किसी भी तकलीफ़ के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। अगर ब्लड प्रेशर से सर में दर्द या चक्कर आते हैं तो वो एक्सेलरेटेड बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। लेकिन आम तौर पे होता ये है, यूजुअली मैं यही मशवरा देता हूँ कि अगर सर में दर्द है सर दर्द की दवा ज़रूर ले लें। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि दवा नहीं खानी, बर्दाश्त करना है। तो सर का दर्द या कोई भी चीज़ जब एक दफ़ा सेट हो जाए तो उसने अपने टाइम से जाना है। फिर आप परेशान होते हैं कि जी अभी तक नहीं गया। तो बेहतर ये है कि सर का दर्द अगर है तो सर दर्द की दवा ले लें, सर दर्द सेटल हो जाए उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करें। लेकिन अगर हाँ किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है ऑलरेडी और उसको कोई चक्कर वगैरह आने शुरू हों, शदीद दर्द हो, आपने दवाई ली है, ये ख्याल करें कि दवा टाइम में लेना ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम में नहीं लेंगी फिर वो अपने टाइम से जाता है, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा दवा लेनी होती है। असल चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है ताकि आप उसकी दवा लें। और आपने जैसा कहा कि बचपन का, तो बचपन में ये है कि हमेशा से बचपन में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है। ये अलग एक मर्ज़ हो सकता है जिसे हम सेकेंडरी यानी सानवी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी कोई ना कोई वजह होती है। तो बचपन में उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, उसकी वजह अगर हम ढूंढ लें तो वो क्योर भी हो सकता है। गुर्दों का आपने जिक्र किया, तो ब्लड प्रेशर बज़ाते ख़ुद कोई तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन इसको कंट्रोल ना करने से नुकसान ये है कि आपका हार्ट, दिमाग, गुर्दे और आँखें, इस पर इनका असर आता है। और ये असर एक दिन में नहीं आता, कई साल में आता है। और इसको अगर हम जितने जल्दी ट्रीट करें इतना ही इसका असर आने का कम से कम चांस है। अच्छा, आजकल तो मैंने देखा कि पता नहीं क्या टेंशन इतनी, आपके पास तो लोग आते हैं तो यंग लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर जैसे ब्लड प्रेशर आपने बोला साइलेंट किलर है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर भी फ़ौरन ही आ गई। बड़े अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर आप 2 इक्विपमेंट रख लें, बड़े सस्ते हैं आजकल, तो महंगा नहीं है। एक ग्लूकोमीटर और एक बीपी मॉनिटर, छोटा सा आता है आजकल, तो चाहे में आप बटन दबाएं वो खुद ब खुद वो घर में होना चाहिए, स्पेशली अगर घर के अंदर 40+ के लोग मौजूद हैं। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इसकी बहुत बड़ी रीज़न स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो कॉज होता है वो मैं बहुत सारे फैक्टर्स, उसमें से एक फैक्टर जो है वो कंपटीशन है। माशरे में कंपटीशन, हर एक को दूसरे से बेहतर चाहिए, उसके पास ये, मेरे पास ये। कंपटीशन आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस की अगर आपके पास कोई आउटलेट नहीं है, निकालने का कोई तरीका नहीं है,
ना आपके पास ग्राउंड्स हैं, ना आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जिससे आप वेंटिलेशन हो सके आपका स्ट्रेस और का। अच्छा डॉक्टर मुझे एक और चीज़ भी, हमने अपने ना एक सेट पैटर्न्स रखे हुए हैं, ये चीज़ यूँ नहीं हमने हर चीज़ से अगले से एक्सपेक्ट की हुई, खुद तो क्योंकि हमने करना नहीं है, अब अगला अगर हमें 100% नहीं दे रहा, हमें गुस्सा आ गया। बहुत सारी रीजन मैंने कहा ना, एक तो कंपटीशन, दूसरा माइंडसेट बड़ा है, माइंडसेट भी एक हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम स्टेटस को मेंटेन किए हुए, जो आप बात करें इसको स्टेटस को, वी डोंट वांट टू चेंज। जिंदगी चेंज हुई, जमाना चेंज हुआ, वी डोंट वांट टू चेंज। फिर हम जजमेंटल लोग बहुत ज़्यादा, हम हर एक को जज करते हैं, उसने ये कपड़े पहने, उसकी ये सैंडल है, उसके ये तरीका है, जज, ये तमाम चीज़ें इंसानी जहन पर असर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका के अंदर 2 रिसर्च थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने की थी, उन्होंने कहा था जी सबसे ख़तरनाक चीज़ कौन है जो बंदे को जान से मार देगी, उसमें हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। उन्होंने कहा जी सबसे ख़तरनाक चीज़ है स्ट्रेस है। अच्छा स्ट्रेस की रीजंस क्या हैं? तो उन्होंने कहा जी सबसे जो ख़तरनाक स्ट्रेस की रीज़न है जिसको उन्होंने 100 नंबर दिए, वो था फीलिंग ऑफ गिल्ट, एहसास जुर्म या एहसास निदामत। ये जो इंसान के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना, इसको अंदरूनी तजाद कहते हैं। कभी हम बात करेंगे पाकिस्तानी माशरे की तबाही की रीज़न क्या है। ये जो तजाद पैदा होता है, ये तजाद इंसान को बना देता है मुनाफिक, और जब आप मुनाफिक बनते हैं तो आप 2 जिंदगियां गुजार रहे हैं, वहाँ आपसे कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। कॉलर साथ है, काफ़ी देर से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मटिया? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? आपकी रेगुलर कॉलर शमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी शमीला, कैसे मिजाज है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। इधर पहले मैं बात शुरू करने से पहले एक शेर आपको सुनाऊंगी। जी जी। जो इस तरह जमाने में कि दुनिया रस करे, मर जाओ तो लोग कहें कौन मर गया यार। वाह, बिल्कुल, अल्लाह करे सब यही सोच के ज़िंदगी गुजारें। जी जी शमीला, आप लाइन पर हैं मेरे साथ? हेलो जी जी शमीला जी। जी जी शमीला, आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगी? जी जी मैं यही टॉपिक पे बात करना चाहती। अभी एक कॉलर का फोन आया था जो कह रही थी कि हमारे बच्चे टीवी देखते हैं तो उन पे गलत असर पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि आप लोगों का प्रोग्राम जब आता है, हम लोग देखते हैं तो हम लोग अपने अंदर बुराइयां देखते हैं कि हमारे में कौन सी ऐसी बुराई है जो आपका प्रोग्राम देखे हम लोग वो बुराई अपनी खत्म करें। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके इस प्रोग्राम से। और जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, ये वाकई सही बात है कि मियाँ बीवी की लड़ाई में बच्चे पिसते हैं, मगर आप ये देखें मियाँ बीवी की लड़ाई हमेशा कमरे के हद तक होनी चाहिए। कमरे के जरा भाई निकले, वो बात अगर किसी दूसरे को पता चली तो वो बात भले छोटी सी, मगर वो इतनी बड़ी बात बन जाती है तो नौबत से तलाक तक आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी हो जाती है कि हम लोग खुद अपनी बात किसी को बताते हैं। जब मियाँ बीवी में बात हो रही है, जब कमरे में कोई चीज़ा है नहीं, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तो वो बात किसी को पता कैसे चलेगी। तो ये हमारी अपनी गलती होती है कि हम लोग किसी न किसी को बता देते हैं, या कोई पड़ोस से आ गया उसको बता दी, या कोई कजन आ गया उसको बता दी। और एक बात डॉक्टर मुझे से बिल्कुल अच्छी की थी, क्योंकि खातून को सपोर्ट चाहिए होती है, तो फिर खातून रोते पीते बच्चों के सामने बात ले आती है ताकि वो उनको बच्चों की आठवीं सूरत में सपोर्ट मिल जाए। और फिर होता क्या है, बच्चों से आप बच्चों का बचपना छीन लेते हैं, बच्चों के दिन बाप के लिए नफरत आ जाती है, वो बच्चा इतना स्ट्रेस लेके स्कूल जाता है और फिर स्कूल में भी फिर वैसे कारकर्दगी भी दिखा नहीं पाता। सो हमारा आपसे तो कल मियाँ की लड़ाई हो, दोस्ती हो, ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा उसके दिमाग पे, मासूम दिमाग पे जब आप नक्श छोड़ जाते हैं वो हमेशा के लिए रह जाता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ये मुझे यहाँ स्पेशली ऐसी सी बातें हो रही थी, थोड़ा हम भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें वाकई टाइम का पता नहीं चला, और ये क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है, इतने इसके पहलू हैं कि हमारे बच्चे वो जो ब्रोकन फैमिलीज, हम तो ब्रोकन फैमिलीज कह देते हैं, लेकिन वही वाली बात, सिर्फ सेपरेशन ही मैटर नहीं करती। वो माँ बाप जो साथ रह के भी एक तरह से सेपरेट होते हैं, जो आपस में लड़ इतना रहे होते हैं। खैर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं आप सब लोगों से एक एक जुमला लूँगी जाने से पहले। जी हम लोगों ने खुद को बहुत तन्हा कर लिया है, अपनी 1-1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है। खुदारा ये मत करो, सोसाइटी है, सोसाइटी की तरह रहो।
اور جیسے آپ بہت دیر سے ایک بات کہے جا رہی ہیں کہ بچوں سے لوگوں سے ہمیں پرسنل سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی بہتر کام کر دو. یتیم کا معاشرے پہ بہت حق ہے. وہ یتیم بچہ جس سے آپ طرح طرح کے الٹے سوال کریں گے، کیا ہی بہتر ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے بھی اچھی بات کریں، کھیلیں، عید کے دنوں میں اس کے لیے بھی تحفے لے جائیں، اس کی زندگی کی کمی کو بہتری کی طرف لے جائیں، نہ کہ یہ کہ اس سے الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کی دل آزاری کریں. بہت بہت پیاری بات. میں یہ کہوں گی کہ ہر چیز اتنی اوپن میں مت لائیں. ڈونٹ شیئر ایوری تھنگ وتھ ایوری باڈی. اپنی باتیں، اپنے گھر کی باتیں اپنے حد تک بھی رکھیں اور اپنے کو چینج کرنے کی کوشش کریں. امر جی؟ میں تو ٹاپک کے لحاظ سے یہ کہوں گی کہ میرا اپنا خود ایکسپیرینس ایسا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کی، ایک ماں باپ دونوں پیرنٹس جو ہیں ان کو چاہیے اگر ان میں انسانیت ہے اور اپنے بچے کا مستقبل اچھا چاہتے ہیں تو نانا نانی دادا دادی کوئی کسی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے کہ بچے ملیں جلیں بالکل ایک فیملی کی طرح. آپ میاں بیوی کی نہیں بنی، یہ ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اس دور میں لڑائی جھگڑے میں آپ کچھ حاصل نہیں کرتے، آپ اور مزریبل رہتے ہیں، بچے آپ کے نگلیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو میں اپنا ایکسپیرینس کہوں گی، جتنا آپ پازیٹیولی لیتے ہیں، وقت اور حالات نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، زندگی ختم نہیں ہوتی یہاں پر. بہت ہے زندگی، بہت خوبصورت بھی ہے، مشکلات بہت ہے، لیکن کس طرح سے لے کے چلنا ہے یہ بہت ضروری ہے. تو بی پازیٹیو. اچھا وقت ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، مایوسی آپ کو اور ڈاؤن کر دے گا. بچوں پہ پلیز یہ میرا بچہ وہ بچہ وہ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر منصور آپ لوگ اتنی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا مسفٹ محسوس کر رہا ہوں، لیکن ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے یہ ہے تو آئی ہیو ٹو گیو مائی ان پٹ. پوری آپ لوگوں کو بھی سننا پڑے گا. ہمارے بلڈ پریشر ایک بیسیکلی کمیونل بیماری ہے اور اس کے کنٹرول سے بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. مثلاً ہارٹ اٹیک کافی پریونٹ ہوتے ہیں. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز فالج جو ہے وہ ہم آلموسٹ 70% ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر بلڈ پریشر کا صحیح کنٹرول ہو. ہارٹ فیلئر کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں سانس پھولنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایونچولی مشکل سے 2.5 سے 3 سال کی زندگی باقی رہ جاتی ہے. اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں آلموسٹ 70%. کڈنی فیل ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور کئی لوگوں کی بینائی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم پریونٹیبل ہیں تو بلڈ پریشر کا کنٹرول، اور بلڈ پریشر کا کنٹرول میں مختصراً بتا دوں، ٹائم بھی کم ہے، اس میں نمبر 1 لائف اسٹائل ہے. دوائیں بعد میں آتی ہیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے دوا کھا لی ٹھیک ہو گئے. لائف اسٹائل کیا ہے؟ ڈائٹ اور ایکسرسائز، ان دونوں پہ توجہ دیں اور ایکسرسائز بچپن سے ہی شروع کریں، بچوں میں عادت ڈالیں تاکہ یہ پریونشن کے کام. آپ کی لائف اسٹائل کیسا مجھے ڈاکٹر موئی صاحب؟ بس یہ ہے کہ دیکھیں اگر معاشرہ صحت مند رکھنا ہے آپ نے تو افراد صحت مند ہونے چاہیے ذہنی صحت کے حوالے سے. اور یہ صحت ذہنی صحت اس وقت ہوگی جب گھر کے اندر ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی تربیت پہ زیادہ زور دیں گے اور اپنے ذاتی مسائل جو ہے وہ کہیں اور سولو کریں، کسی اور کمرے میں، بچوں کے سامنے نہیں کرنا. آپ نے آپ کا بچہ منافق پیدا نہ ہو. زبردست بات. میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بچے مشاہدہ کرتے ہیں اور آبزرور اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اچھا گھر بنانا ہے تو ان کے سامنے مثالیں بہت اچھی پیش کیجیے. ہم جب بری مثال دیں گے تو بچہ بھی برا ہی. بچے جو ہے ہمارا آنے والا مستقبل ہے اور یہ مستقبل ماں اور باپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ان کا فیملی ڈسپیوٹ ہوگا تو وکٹم وہ 2 لوگ نہیں ہوں گے جو ہسبینڈ وائف ہیں، بلکہ وہ بچے ہوں گے وکٹم جو کہ آنے والے وقت میں ایک اچھی فرد نہیں بن سکیں گے. تو تھوڑا سا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کو اتنا آگے لے کے نہ جائیں، کورٹ تک بات لے کے نہ جائیں. کوشش کریں جیسے ہمارا ایک پرانا سسٹم تھا، ہم اس کو سالو کر لیتے تھے، گھر میں اس مسئلے کو حل کرتے تھے. اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ہمارے بچوں کا جو ذہنی صحت ہے نا وہ برقرار رہے. صحیح. اور بچے کو کورٹ کچہری کی شکل نہ دیکھنی پڑے اور بچے کو زندگی بھر یہی نہ رہے کہ میں ماں کے ساتھ رہوں گا یا میں باپ کے ساتھ رہوں گا، یا اگر میری ماں دوسری شادی کر لیتی ہے، میرا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے تو میں کہاں چلا جاؤں گا. تو بچے کی سیکیورٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ماں باپ پہ لاگو ہوتی ہے کہ ماں باپ نے بچے کی پرورش، چاہے آپ کے جو زندگی مسئلے مسائل ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک اچھے ذہنی طور پہ ہیلدی بچے کو اپنے پران کے چڑھانا ہے یا پہ ہے. اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اور اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے ہمیشہ محفوظ رکھے. شاد رہیے، آباد رہیے. انشاءاللہ کل کے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.